ओके, इस पे ज़्यादा टफ सवाल बनते नहीं है। एक आध बार जेई ने दिए थे टफ सवाल, तो उनको थ्योरी बना के आज तक पढ़ा रहे हम लोग, राइट। बाकी इसमें ज़्यादा टफ सवाल बनते नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है सवालों के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से बहुत ही टफ चैप्टर है, राइट, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता है हो क्या रहा है, पर आंसर लाया जा सकते हैं, राइट। तो यदि सवालों के लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, और समझने के लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है, राइट। वेव, तो जब आप वेव मतलब क्या चीज है, लेट मी एक्सप्लेन। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो वेव से जुदा हो। एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ इज एक्चुअली some sort of wave. Let me start with what you are doing right now. Right now you are preparing for IIT-JEE, right? यही कर रहे हैं आप लोग। How you are preparing for IIT-JEE is wave. Let me explain that. In what case it would not have been prepared, it would have been case of wave. For example, if my son prepares for IIT-JEE, that would not be an example of wave. Why it would not be an example of wave, and why in your case it is an example of wave? जैसे कि मिस्टर साहू, आपके आसपास आपके घर में परिवार में कोई आईआईटी में सिलेक्टेड है? नहीं, तो आप आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? पैसा, राइट। क्योंकि आपने किसी से सुना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपने किसी से या कई लोगों से ऐसे सुना कि आपने अखबार में पढ़ा कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट या आईआईटी इससे पास आउट खड़गपुर वाले से इसको कंप्यूटर साइंस वाले को गूगल ने 1.25 करोड़ की नौकरी दी। आपने कहा ये कहां मिलती है 1.25 करोड़ की नौकरी, अपन को भी यही करने का है। सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, बी ट्रुथफुल। गलत बोल रहा हूं मैं? राइट, क्योंकि आपने ऐसा सुना कि ये करने से 1.25 करोड़ की नौकरी मिलती है, और आप यहां पर फिर आपने कहा यार अच्छा चलो इस एग्जाम अपन को भी इस कॉलेज में जाना चाहिए जहां 1.25 करोड़ की नौकरी मिलती है। आप जाके देखे, डिड यू एक्चुअली चेक्ड कि ये सच बोल रहे क्या? अखबार में तो मैक्सिमम चीज झूठी छपती है? सही बोल रहा हूं मैं? आपने जाके पर्सनली में चेक किया कि डिग्री दिखाओ, किसी आईआईटीएन की आपने जाके डिग्री चेक करी, उसका पेमेंट से सैलरी चेक किया कि यार इसको सच में सैलरी मिल रही है कि ऐसी फेंक रहा है? नहीं किया ना, बट आपने विश्वास कर लिया कि सच बोल रहा होगा। यू सी, इन माई सन्स केस इट वुड नॉट बी ट्रू, बिकॉज वो घर पे देख सकता है कि यार पापा के पास डिग्री है, डायरेक्टर के साथ फोटो आईआईटी के डिग्री लेते तब डायरेक्टर के साथ फोटो खींचता है, और राइट मेरी पापा है ये, इनको डिग्री भी मिली है, एंड ही इज हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, so he can say कि यार ये प्रिपरेशन करनी चाहिए। In my son's case, it is not an example of wave, but in everybody else's case whose own father or brother who is not selected in IIT, then it is not an example of wave, क्योंकि आप किसी और पे विश्वास कर रहे हैं, आपने इनडायरेक्टली उस कंक्लूजन तक पहुंचे। जब आपने डिसाइड किया IIT की तैयारी करनी है, आप कौन से गांव से हैं? अलवर गांव से आप, राइट, ठीक है, तो आप अलवर से हैं, राइट, तो आप अलवर में रह के आईआईटी की तैयारी कर लेते, यहां क्या आ गए कोटा में? क्योंकि आपने पता किया कि कहां है जहां से लोग आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं, तो आपने सुना कि कोटा में होते हैं। कोटा में आके आपने ये पता किया चलो एलन में हो रहे हैं सेलेक्ट, तो आपने वहां एडमिशन ले लिया। क्या आपने उनसे सच्ची मुच्ची में चेक करा कि बताओ कहां है तुम्हारे सिलेक्टेड आईआईटी में बच्चा, मेरे को उससे पहले बात कराओ फिर फीस दूंगा? किया आपने? ऐसा नहीं, आपने वहां फोटो वोटो लग रही थी, आपने विश्वास कर लिया कि सही लगाई होगी, आपने 10-12 लोगों से पूछा, बोला नहीं ये सही है सही है सही है, हम वहां चले गए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपका ये डिसीजन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेव।
लाइफ में क्या चीज एग्जाम्पल नहीं है वेव का? एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. आज जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, ऑलराइट, ये कपड़े विश्वास करिए आपको सुन के आश्चर्य होगा, कभी ना कभी आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले किसी न किसी फैशन शो में किसी ने पहने थे. उसी को कॉपी करके लोगों ने उसका ट्रेंड बना के, फैशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. ऑलराइट, जब भी फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है, ओके, तो सारी दुनिया की हेयर स्टाइल चेंज हो जाती है लड़कों की. क्यों? क्योंकि वो फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं, मेसी और ये और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो हर बार नई नई हेयर स्टाइल कटवाते हैं और लोग उनसे कॉपी कर करके फुटबॉल अपनी हेयर स्टाइल चेंज करते रहते हैं. नहीं समझ में आई बात? और जो लोग फुटबॉल नहीं देखते, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है नहीं जानते, उनकी हेयर स्टाइल चेंज हो जाती है. क्यों? क्योंकि होता यह कि लेट से बॉम्बे में किसी ने फुटबॉल का मैच देखा, उसने कहा हेयर स्टाइल अच्छी है, मेरी चेंज कर दो. उसने चेंज कर ली बॉम्बे वाले ने, वो बॉम्बे से अपने गांव गया, वहां किसी ने देखा यार ये बॉम्बे से आया, स्मार्ट आदमी होगा, इसने बाल ऐसे कर रखे, मैं भी ऐसे कटवा लेता हूं, गांव के आदमी ने भी वैसे कटवा लिए. समझ में आई मेरी बात? उसको पता नहीं फुटबॉल क्या है, वर्ल्ड कप चल रहा है नहीं चल रहा है, वो तो अपना बेचारा जो भी नॉर्मल काम है वो करता है. लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव, क्योंकि यू आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ. भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो किया, जो मेसी के बाल काटता है आपने उससे बाल कटवाया, मेरे भी काट, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी डिफरेंस दोनों बातों के अंदर? वेव और नॉट वेव में अंतर. ऑलराइट, जैसे कि अनदर एग्जांपल ऑफ वेव, ऑलराइट, माय फेवरेट पास टाइम रिलीजन. रिलीजन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेव. ऑलराइट, इनफैक्ट जितने भी जो आप जिन रिलीजन्स की आप फाउंडेशंस ढूंढ सकते हैं कि भाई भगवान बुद्ध, ऑलराइट, मोहम्मद साहब, क्रिश्चियन, जीसस क्राइस्ट, सिख, गुरु नानक साहब, इन जितने भी आप रिलीजन्स की शुरुआत पकड़ सकते हैं कि यार इस बंदे ने आके लोगों को समझाना शुरू किया, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेव. क्योंकि एक बंदा आया, उसने बोला कि तुम सब पापी हो, नरक में जाओगे, सड़ोगे, सुधर जाओ, ये चीजें करो तो बच जाओगे. ऑलराइट, किसी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी. जिन्होंने सुनी उन्होंने ग्रुप बना लिया कि जी आपको भगवान ने भेजा है, वेरी गुड. समझ में आ रही है बात? और जनरली आप सारी हिस्ट्री में ऐसा पाएंगे कि उन लोगों को, जैसे कि यदि आप क्रिश्चियंस का एग्जांपल लें, ऑलराइट, तो जीसस क्राइस्ट ने 10-12 लोगों को समझा पाए, ज्यादा लोग कन्विंस नहीं हो पाए. ऑलराइट, उनको तो लटका दिया जीसस क्राइस्ट को तो. और जिन्होंने लटकाया था, आज वो ही क्रिश्चियन रिलीजन की राजधानी है, रोम. जीसस क्राइस्ट को किसने सूली पे टांगा था? रोमन्स. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कैथोलिज्म? Vatican City, which is in Rome. That is an example of wave. कैसे? It is an example of wave. यदि आपके फोर फादर्स को डायरेक्टली किसी ने कन्विंस किया था, जो आज क्रिश्चियन है, उसके यदि फोर फादर को किसी ने डायरेक्टली, जीसस क्राइस्ट ने डायरेक्टली कन्विंस किया था कि सुधर जाओ, सड़क नहीं तो नरक में जाओगे, सड़ोगे, तब तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेव. वो तो ठीक है, जो भी पेरेंट्स का रिलीजन होता है हमें वही लेना पड़ता है, राइट? लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम्पल है उसमें हुआ क्या? जीसस क्राइस्ट ने 10-12 लोगों को, 13, 14, 15 लोगों को समझाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए. उन्होंने कहा हाँ जी आप सही बोल रहे हो, ऐसे ऐसे ही करना चाहिए. वो तो चले गए. अब जो 10-12 लोग थे उन्होंने, हर किसी ने पकड़ा, उसने 10-12 को और समझाया कि यार ऐसे मत करो नहीं तो मरोगे. उन्होंने फिर 10-15 को समझाया. एंड ओवर स्पेस एंड टाइम द डिस्टर्बेंस कॉल्ड रिलीजन हैज टेकन ओवर ऑल द वर्ल्ड. And none of us or none of our parents were actually directly convinced by somebody personally कि जी बुद्ध जी ने आके हमको समझाया या महावीर जी ने हमें समझाया कि तुम जैन बन जाओ या बौद्ध बन जाओ. हिंदू का थोड़ा आइडिया नहीं है कहां से शुरू होते, तो इसलिए कैन नॉट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. राइट, हमारा जो है उसका शुरुआत एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये बंदे ने बोला कि सुधर जाओ नहीं तो नरक में जाओगे. राइट, बाकी सब में आप बेसिकली यही है सबका कि सुधर जाओ नहीं तो नरक में जाओगे. राइट, ये बेसिक फंडा तो होता है रिलीजन का. तो दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेव. राइट, वेव होती क्या है? ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स. राइट, और इसका मैं एक लास्ट एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, 2 एग्जाम्पल लेना चाहूंगा लास्ट, जस्ट टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ वेव. राइट, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो सोर्स से और डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट हो जाए सारी दुनिया में.
जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट। आपने सुना 2008 में कुछ हुआ था, दुनिया में मंदी वंदी आई थी, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, किसी ने शायद सुना होगा, भी नहीं सुना हो तो आज भी दुनिया की जो हालत खराब है इकोनॉमी की, इट इज बिकॉज ऑफ 2008। 2008 में क्या हुआ था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि कैसे इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वे। एक बैंक था लेमन ब्रदर्स, राइट। वो बैंक ऐसा बैंक नहीं था कि आप चले गए यार मेरा जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल देना, राइट, इस वाला बैंक नहीं था। वो ऐसा बैंक था जिसमें बैंक अपना पैसा डालते थे कि यार ये पैसा हमसे लो और इसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि तुम जो है बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करते हो और कमा के देते हो। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं कि आप चले जाओ यार मेरे को 2-4 करोड़ का अकाउंट खोलना है, वो 2-4 करोड़ रुपए वाले या 2-4 समझ रहे 5 से 2-4 मिलियन डॉलर वालों को तो बोलेंगे बाद में आना, टाइम नहीं है अभी हमारे पास। समझ में आ रही बात? जहां पे मिनिमम ही वो 20-50 मिलियन डॉलर से बात करते हो, उस तरह का बैंक, राइट। ऐसे 2-4 मिलियन डॉलर वाले फोकट लोगों को भगा देते, तुम्हारे लायक नहीं है, राइट। बगल में छोटा सा बैंक है, वहां जाओ, हमारे पास में। दैट वाज लेमन ब्रदर्स। समझ में आ रही मेरी बात? बैंक्स उसको पैसा देते थे, राइट। उसने कुछ उल जलूल इन्वेस्टमेंट किया और उसने अपने जिनका भी अकाउंट था उसमें उनको बोला कि हम आपको आपका पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। नाउ पे अटेंशन। लेमन ब्रदर्स न्यूयॉर्क में अपने कस्टमर्स को बोलता है कि मैं आपको पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। Now this is the only thing that is going to propagate through the whole medium. This sentence, I'll not be able to pay you. और दुनिया की वाट लग जाएगी। बैंगलोर में चाय वाले की दुकान बंद हो जाएगी, चाइना में लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक बैंक ने अपने कस्टमर्स को बोल दिया मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। क्यों? इसने बैंक्स को बोला मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। इन बैंक्स में जिन लोगों ने पैसे डाल रखे थे वो घबरा गए कि यार हमें पता पड़ा है कि इन बैंक ने लेमन ब्रदर्स को पैसा दे रखा था और लेमन ब्रदर्स तो डूब गया है, तो इनकी भी वाट लगी पड़ी होगी। वो सब पहुंच गए इन बैंकों के पास में कि भैया हमारा पैसा दो। तो इन बैंकों को क्या कहना पड़ा, यदि आप सब बैंक के पास चले जाओ हमारे पैसा दो, तो बैंक नहीं दे सकता। बैंक का कैश रिजर्व रेशियो इज 4%, 5%। मतलब आप 100 रुपए देते तो उसको 5 रुपए रखने होते, 95 रुपए उसको उड़ाना अलाउड है। शायद आपको पता है बात, कैश रिजर्व रेशियो एक चीज होती है, राइट। तो वो सब लोग पहुंच गए। तो इस बैंक ने इन लोगों को क्या बोला, हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। ये जो लोग थे इनमें से हो सकता है कोई इंडस्ट्री चलाता हो, कुछ चलाता हो, उसको बैंक से पैसा लेके अपने एम्प्लॉइज को बांट दी थी। उसने अपने एम्प्लॉइज को क्या कहा कि भैया मेरे को बैंक पैसा नहीं दे रहा, मैंने जिस बैंक में पैसा डाला था इंडस्ट्री बंद, तुम घर जाओ। वो जो इंजीनियर यहाँ काम करता था या जो उस बैंक में लोग काम करते थे, हो सकता है वो सोनी का टीवी खरीदने वाला था, उसे सोनी की टीवी खरीदने के लिए एडवांस दे रखा हो। वो अपने डीलर के पास जाएगा, बोलेगा भैया मुझे टीवी नहीं चाहिए, तो मेरा पैसा वापस कर दे। और ऐसा यदि बहुत सारे लोग करेंगे तो सोनी का टीवी कहां बनता है? चाइना में। चाइना में जो फैक्ट्री होगी वो बोलेगी जब टीवी बिक ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? नहीं समझ में आ रही बात? या हो सकता है अमीर आदमी था, उसने बोला हो जी मैं तो लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, उसने उसको बुक करा रखा था, लेकिन उसको मालूम पड़ा मैं तो डूब गया, तो उसने लैम्बोर्गिनी वाले को फोन करके बोला पैसा वापस कर दे, जितना करता है काट, बाकी वापस दे दे, मुझे लैम्बोर्गिनी नहीं खरीदनी। लैम्बोर्गिनी वाले ने अपना प्लांट बंद कर दिया, तो जो उसका इंजीनियर था उसकी नौकरी चली गई। उसकी नौकरी चली गई तो उसने जो सोनी का टीवी खरीदना था उसने भी टीवी खरीदने से मना कर दिया। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो सोनी का टीवी बिकना बंद, तो चाइना की फैक्ट्री बंद, तो जो वहां काम करते थे वो भूखे मरने लग जाएंगे। क्या इस गरीब आदमी का, तो चाइना में गरीब आदमी था, उसका अकाउंट था लेमन ब्रदर्स में, इसकी औकात चाइना में किसी का था नहीं, फिर भी कौन मरे? ये बैंगलोर में लोग कैसे मरे होंगे, या मरे थे, सच में मरे थे, राइट। बहुत बुरी हालत हो गई थी बैंगलोर में 2008 के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बैंक्स होंगे, वो कंपनीज होंगी, वो सॉफ्टवेयर बनाती होंगी, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन डेवलप करा रही होंगी। उन्होंने भैया पैसे ही नहीं, हम डेवलप क्या कराएंगे, पुराना वर्जन कोई लगा के कुछ नहीं हो रहा, नया वर्जन क्या डेवलप। बैंगलोर में बोला नहीं चाहिए तुम्हारा सॉफ्टवेयर, रख लो। तो वो इंजीनियर जहां काम करते थे उसके बाहर कोई चाय की थड़ी होगी, जाओ जाके चाय पीते थे, और नौकरी वाले बॉस ने क्या बोला होगा इंजीनियर को, घर जाओ, मैं खुद भी घर जा रहा हूं, कुछ नहीं होना, क्योंकि मुझे पैसे नहीं आएंगे तो मैं दूंगा कहां से। तो वो इंजीनियर जिस चाय पीने जाते थे वो चाय वाला बंद,
क्या किसी ने किसी को कुछ दिया दुनिया में? सिर्फ क्या बोला? एक इंफॉर्मेशन पास करिए, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। यदि ये इंफॉर्मेशन किसी बड़े आदमी से छोटे की तरफ जाती है, उसी को बोलते मंदी, और उसी से वाट लगती है दुनिया की। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेव, क्योंकि डायरेक्टली मेरा किसी का लेना देना नहीं लेमन ब्रदर्स से, लेकिन वो एक बैंक बंद हुआ था बस, वन बैंक, दैट्स ऑल इट टुक टू डिस्ट्रॉय वर्ल्ड्स इकोनॉमी, वन बैंक, नॉट मोर देन दैट। वो भी ऐसा बैंक नहीं जिसमें सबके खाते थे, अलाउड ही नहीं था। समझ में आ रहा है? व्हाट इज वेव? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव। मतलब क्या? वेव मतलब मेरी एग्जाम्पल भी वेव ही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने किसी और से समझे हो, न्यूटन की कोई एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया हो। मेरा फिजिक्स पढ़ाना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेव। यदि न्यूटन आपको आके न्यूटन के लॉ पढ़ा है, देन इट इज नॉट वेव। अमित गुप्ता आके न्यूटन के लॉ पढ़ा है, देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ वेव, क्योंकि न्यूटन ने किसी को समझाया, उसने किसी और को समझाया, उसने किसी और को समझाया, डाउन द लाइन मैंने समझा और मैंने आके आपको समझा दिया। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वेव। आप जो भी सोचते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो पहनते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आप जैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, आप जैसा चश्मा पहनते हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेव। जो आपने चश्मा पहन रखा है, जरूर किसी न किसी फैशन शो में ये चश्मा पहना गया होगा, लेकिन 4 साल पहले। और यदि आप बहुत फैशनेबल आदमी होते तो आप जो कल मिलान के अंदर फैशन शो हुआ होगा, उसमें चश्मा पहना गया होगा, आज आप पहन के घूम रहे होते। समझ में आ रही मेरी बात? आप जो कर रहे हैं लाइफ में, आपने डिसाइड किया आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ वेव। यहां आगे करनी चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ वेव। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेव, इट इज नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर नॉट लर्निंग डायरेक्टली। कुछ कुछ चीज आपने डायरेक्टली सीखी होंगी, दे आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेव। जैसे चलना, दूसरे गिरे भी हो तब भी आप खुद ही गिर के सीखे होंगे कि यार चलना पड़ता है, दैट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेव। लेकिन लैंग्वेज कंप्लीटली एग्जाम्पल ऑफ वेव। किसी और ने डिसाइड किया इसको बॉटल बोलेंगे, उसको पानी बोलेंगे, इसको पेन बोलेंगे, आपने भी बोलना शुरू कर दी, एग्जाम्पल ऑफ वेव। एवरीथिंग अराउंड यू इज वेव। सो वेव मतलब ये पत्थर, पहाड़, क्या क्या था आपका, रस्सी और समुंदर ही नहीं है, सब कुछ वेव है। वेव मतलब दुनिया में एक डिस्टरबेंस है जो एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है, और ये अपने पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर रहा है, ये बाकी पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो बाकी पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड दिस डिस्टर्बेंस कैन बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दिस डिस्टर्बेंस नीड नॉट बी जस्ट जो आप लोग बोले थे रस्सी फस्सी। इट कैन बी मनी, इट कैन बी नॉलेज, इट कैन बी इंफॉर्मेशन, इट कैन बी फैशन, इट कैन बी एनीथिंग। समझ में आ रही मेरी बात? एनी डिस्टर्बेंस विच इज प्रोपोगेटिंग थ्रू मीडियम, alright, and people are getting affected without direct contact with the source is an example of wave, alright। जहां पे भी मीडियम के पार्टिकल्स अफेक्ट हो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ विद सोर्स इज वेव। बढ़े आगे। नाउ व्हाट इज इट दैट वी वांट टू अचीव इन वेव? वेव में हम क्या समझना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? वेव में हम बात करना चाहते हैं बेसिकली इस चीज की, राइट। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। What is this? Psi is a function, okay? It represents disturbance. Why don't like to write y? Generally y लिखते हैं, y लिखते तो फिर ऐसा लगता है अपन वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पढ़ा रहे हैं, जबकि आई एम नॉट गोइंग टू लिमिट माई सेल्फ टू ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के अंदर जब 12th में आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, राइट। और यदि आपने कभी हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ी तो प्रोबेबिलिटी वेव बन जाएगी, राइट। जो फिजिकल केमिस्ट्री के मास्टर 11वीं में पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, श्रोडिंगर वेव, तो वो जो साई लिखे थे दैट वाज प्रोबेबिलिटी वेव। साई स्क्वायर नहीं लिखते थे क्या डराने के लिए, वो प्रोबेबिलिटी वेव थी, राइट। उसका मतलब आपको नहीं पता, उनको भी नहीं पता, पर दोनों ही खुश रहते हैं, राइट। दोनों को नहीं मालूम तो खुश रहते हैं, राइट। उन्होंने डरा दिया श्रोडिंगर बोल के, आपने का नाम इतना कॉम्प्लेक्स है, सही बोल रहे होंगे, राइट, ठीक है। सो इट कैन बी एनीथिंग। आगे जाके एक्सिस प्रेशर हो जाएगा,
इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इंफॉर्मेशन, इट कैन बी मनी, मैं फिर से बोल रहा हूं, फैशन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. What is x comma t here? X comma t is basically we are trying to find out कि स्पेस में कोई पर्टिकुलर किसी समय पर कोई डिस्टर्बेंस कब एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट. वी वॉन्ट टू प्रेडिक्ट. वाई वी शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट, लेट मी एक्सप्लेन दैट, राइट. कि वेव मतलब हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कोई भी किसी भी समय पर क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा. कोई भी एज इन उसकी लोकेशन, दिस इज एड्रेस, किसी भी समय पर क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये प्रेडिक्ट कर पाना इज वेव, राइट. जैसे कि लाइफ के एग्जांपल लू फिर से, राइट. लेट्स से यू गेट सेलेक्टेड इन IIT एंड इट इज योर फर्स्ट डे एट IIT. आप अंदर एंटर होते हो, आपको लगता है वाह यार कितनी अच्छी फील आ रही है, यूनिक. फॉरगेट अबाउट इट्स नॉट यूनिक. एक साल पहले बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया था सेम. नथिंग इज यूनिक अबाउट दैट फील. एवरी ईयर पीपल आर एक्सपीरियंसिंग सेम फील. एंड आई कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट कि आप कैसा फील करोगे इफ यू गेट इनटू IIT एंड इफ इट इज योर फर्स्ट डे एट IIT. हाउ विल बी फीलिंग एट द लास्ट डे ऑफ IIT, ये भी आई कैन प्रेडिक्ट. वाई? मैं कोई भविष्यवक्ता हूं? क्योंकि मैंने वो वेव मेरे थ्रू निकली है. आई हैव एक्सपीरियंस दैट. जैसे जो बच्चे 12th में बैठे हैं, ऑलराइट, या 13th के हैं, उनको मैं एक बच्चे का डिस्क्रिप्शन दिया, ये एक बच्चा है, ये बहुत ध्यान से थ्योरी पढ़ता है और बार बार थ्योरी पढ़ता रहता है, सवाल वाल कम करता है. कैन यू प्रेडिक्ट हिज फ्यूचर? है भाई 13th का कोई बच्चा, कैन यू प्रेडिक्ट हिज फ्यूचर? सवाल वाल नहीं करता, बहुत ध्यान से थ्योरी पढ़ता है फिजिक्स में, क्या होगा उसका? है सिलेक्शन नहीं होगा. आप भविष्यवक्ता है, फिर आपको कैसे बताओ सिलेक्शन नहीं होगा? You've seen the wave. You may have done some mistake like this yourself sometime. कि अपने सवाल वाल किए नहीं, क्या टीचर बढ़िया थ्योरी पढ़ाता रहता, अपन भी बढ़िया थ्योरी पढ़ते रहते हैं. अरे टीचर का काम थ्योरी पढ़ाना, आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व करना है. You get it? तो आप भी तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना. अभी मैं आपको किसी 11वीं के बाद जो बच्चा अभी 10वीं से 11वीं में आएगा उसके बारे में बताऊं कि यार ये बड़ी बनाना और इन्हें रट रहा है कि पुली के सवाल को ऐसे सॉल्व करते, इसके सवाल को वैसे सॉल्व करते, और नदी वाले सवालों में ये फॉर्मूला लगाओ तो आंसर आता है. आप उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते उसकी रिजिड बॉडी में क्या हालत होने वाली है. बताओ, नहीं प्रेडिक्शन कर सकते. कर सकते आपका प्रेडिक्शन गलत होगा? नहीं. तो इसका थोड़ी बहुत बच्चे भविष्यवक्ता हो, कुछ नहीं. आपने ये वाले एक्सपीरियंसेस किए. तो यही आइडिया मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे वर्मा जी ने समझाया, बिल्कुल वैसे के वैसे, राइट. मान लीजिए एक लाइन लगी हुई है, राइट. हम वेव में करते क्या है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. व्हाट इज वेव ऑल अबाउट, राइट. ये लाइन लगी हुई है, ओके. और लेट से सबसे आगे वरुण खड़ा हुआ है अपना, राइट. ये वरुण खड़ा हुआ है सबसे आगे, राइट. और पीछे जो है लेट से कोई बदमाश सा बंदा खड़ा हुआ है, फलक खड़ा हुआ है लेट से, राइट. तो फलक की जो है लेट से वरुण से कुछ लड़ाई है, कुछ कहासुनी हो गई थी, राइट. एंड फलक वांट्स टू ट्रांसफर सम एनर्जी मोमेंटम टू वरुण, राइट. इससे एनर्जी मोमेंटम भी तो ट्रांसफर होएगा, राइट. काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू डिफॉर्मेशन, राइट. ठीक है. तो एक तरीका तो ये है कि फलक लाइन से हटे, वरुण के पास जाए और शुरू हो जाए, राइट. उसमें दो खतरे हैं. ये लाइन जहां पे भी लगी हुई है वहां कोई ना कोई लाइन लगाने वाला भी होगा. यदि आप अपने इंस्टीट्यूट में तो वहां एक भैया खड़े रहते लाइन लगाने वाले, वो होंगे. बैंक के बाहर खड़े तो पुलिस वाले होंगे. और वरुण ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, राइट. बदले में वो भी 2-4 मार सकता. अरे ये राजस्थान में कहने का तरीका है, राइट, कि ठीक है कि ये भी बदले में जवाब दे सकता है, राइट. ही कैन ऑल्सो हिट बैक. तो दैट इज डेंजरस, मतलब देयर मे बी सम कॉन्सिक्वेंसेस. इससे अच्छा एक तरीका है मिस्टर वरुण तक एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करने का. दैट इज अपने आगे वाले को जोर से धक्का मारो और बोलो ओए पीछे वाला धक्का मत मार, राइट. सो यू आर 100% सेफ. Now this disturbance will be traveling through the medium, right. And when it reaches Mr. Varun, यदि आगे मान लीजिए कुछ खतरनाक चीज है, उस पर जाके गिर जाते हैं, तो दिल को वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं आएगा जो हाथ से मारने में आता है. क्यों भाई फलक, हाथ से किसी को मारने में तो फील ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन फिर भी इसको नुकसान कुछ न कुछ तो
पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब यहां जो घटना हुई वो क्या है? वेव। यदि खुद जाके वह शुरू हो जाते तो दैट इज नॉट वेव। यदि धक्का मारा और वो चीज जो चल रही है, आप बोलेंगे सर क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, वो चीज वेव है, वो फिनोमिना वेव है। ट्रांसफर ऑफ